Hi everyone, I am your Aditya sir. Welcoming again on this Udit Pharmacy YouTube channel. बायोकेमिस्ट्री का जो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, आज इसका हम पार्ट 6 लेके आए हैं, 6वां भाग लेके आए हैं। ओके, बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 5 में हम लोग कौन से क्वेश्चन को देखे थे, क्या टॉपिक था पिछले क्वेश्चन का, न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़े थे, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस समझे थे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बायोकेमिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 लेके आए हैं। इसको भी आइए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए बहुत अच्छे तरीके से इसको भी कवर करते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और बाकी के पार्ट चाहिए तो उदित फार्मेसी के चैनल पे जाइएगा, लिस्ट में जाइएगा, बायोकेमिस्ट्री का ऑलरेडी टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन होने वाला है पार्ट 6 का, वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, 12 तीन क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? क्लासिफाई विटामिन। ठीक है, विटामिन क्या होता है इसके बारे में बताना है। विटामिन वही विटामिन जो आप कहते हैं विटामिन की कमी हो गई। ठीक है, बहुत बार विटामिन सुने होंगे डॉक्टरों से, घरों से, पड़ोसी से, सबसे। एंड ब्रीफली डिस्कस देयर फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अब आपको विटामिन को बताना है, विटामिन होते क्या है, इसके क्लासिफिकेशन याद है ना, बिल्कुल आसान है। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल, कितनी बार आप पढ़ के आए हैं, यही आपको इसके बारे में पढ़ना है। अब इसके फंक्शन क्या है, मतलब कौन सा विटामिन का क्या कार्य है, और इससे डिफिशियंसी डिसऑर्डर होने वाली क्या क्या डिजीज हैं, ठीक है, कम विटामिन की कमी से होने वाले क्या क्या रोग हैं, उसके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन या तो ये आएगा या फिर आएगा डिस्कस द रोल ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी। आपको बताना है कि जो विटामिन यहाँ पे दिए गए हैं इनका हमारे बॉडी में क्या रोल है। जैसे विटामिन ए हो गया, बी, सी, डी, ई, के, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है वाटर सॉल्युबल विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन, इनका हमारे बॉडी में क्या रोल है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका इसी विटामिन से है, इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत सारे विटामिन आते हैं ना, उसके पूछा बी विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसके आपको टाइप्स बताने हैं, और उसके डिफिशियंसी डिजीज, उससे होने वाली कमी से जो रोग होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको भी कवर करा देंगे, जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एंजाइम क्या होता है। 12 कह रहा है एंजाइम होता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। ठीक है, किस मैकेनिज्म से काम करता है एंजाइम, इसके बारे में बताना है, कैसे एक्शन देता है। और फैक्टर, डिस्कस द फैक्टर विद इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्शन, क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं एंजाइम के। आइए इसको अच्छे से समझ पढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10, 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही मत मिस करिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, यहीं पे याद कर लीजिए चीजें। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, काफी इजी तरीके से आपके लिए नोट लेके आए हैं, और आप ऑलरेडी सारी चीजों के बारे में पहले से जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो आपका सबसे पहले विटामिन के बारे में देखते हैं, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फिर डिफिशियंसी डिसऑर्डर को देखेंगे, साथ में फंक्शन को भी देखेंगे। एक ही क्वेश्चन में आपका ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, मतलब तीनों कवर हो जाएगा। देखिए आपके जो कंटेंट है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, समझते हैं तो विटामिन क्या है, आइए समझते हैं। तो विटामिन आर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आ गया विटामिन किसका ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही होगा। ठीक है, चलिए दैट आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो कि आवश्यक होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट और फंक्शन, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के ग्रोथ, हमारे बॉडी फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल, एसेंशियल होता है विटामिन। ओके, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट। ये हमें दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इसे हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड करना होता है, और जो ऑब्टेन्ड होता है हमें मिलता है कहाँ से, डाइट से। जो हम खाना खाते हैं डेली, या फ्रूट खाते हैं, या जो भी चीज खाते हैं, तो वो वहां से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। ठीक है, ऑब्टेन होते हैं। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, ये कहीं ना कहीं एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन विटामिन एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करता है। बट दे प्ले क्रूशियल रोल इन मेनी बायोकेमिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी में बताया ना, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये विटामिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये विटामिन। ओके, समझ में आया। तो विटामिन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, फंक्शन हो गया, इसको इंक्रीज करने का काम करता है कौन, विटामिन। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। ये हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड हो सकता है, और ये हमें डाइट से मिलता है। ठीक है,
विटामिन जो होता है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की तरह, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक, दीज इंक्लूड हेल्पिंग एंजाइम फंक्शन, इसमें शामिल है एंजाइम के जो फंक्शन होते हैं। एंजाइम क्या चीज, एंजाइम जाहिर सी बात है ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये इंक्लूड इसमें भी शामिल होते हैं, मदद करते हैं एंजाइम फंक्शन, जैसे को एंजाइम। ठीक है, बहुत सारे आप देखे होंगे को एंजाइम। तो क्या करते हैं ये एको एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के फंक्शन जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। मेंटेनिंग हेल्थी स्किन एंड आई, जाहिर सी बात है हमारे स्किन, हमारे आई, हमारे आंख हो गए, ठीक है, इसमें भी इसको भी मेंटेन करने का, इसको भी स्वस्थ रखने का काम विटामिन करते हैं। हेल्पिंग इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करते हैं। एंड इंश्योरिंग प्रॉपर नर्व फंक्शन, और हमारे नर्व फंक्शन को भी सुनिश्चित करते हैं ये विटामिन। ठीक, अभी आप आगे साल देखेंगे कौन से विटामिन का क्या फंक्शन है तो बेटर समझ में आएगा, जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से विटामिन हमारे स्किन के लिए, हमारे आई के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में अगर डिफिनेशन पूछता है तो आप यही आराम से ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल, बस यही बताना था आपको विटामिन के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए क्लासिफिकेशन। आप विटामिन की बात करें तो विटामिन को आपको सीधे पता है, इसको जो है दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, ए डी ई के जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल बी एंड सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। तो विटामिन को क्लासिफाइड किया गया है दो मेन कैटेगरी में, इसके सॉल्युबिलिटी के आधार पे। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलनशीलता के आधार पे। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, दीज विटामिन डिजॉल्व इन फैट्स एंड ऑयल। आपको जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, लिपिड्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे ना कि जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है ये कहाँ पे डिजॉल्व होंगे, फैट्स एंड ऑयल में डिजॉल्व होंगे। एंड आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड फैटी टिश्यू, और स्टोर कहाँ पे होते हैं, लिवर और फैटी टिश्यू। ओके, अब क्या है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ओके, अब इसके चलिए हम साथ साथ में फंक्शन भी देख लेते हैं, केमिकल नेम भी देख लेते हैं, और इससे होने वाले रोग क्या है, डिजीज क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, ये विजन, हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किन हेल्थ, हमारे स्किन को बहुत स्ट्रांग करता है, हेल्थी बनाता है। इम्यून सिस्टम पे भी ये एक अच्छा काम करता है। ठीक है, विटामिन डी है जो कैल्सीफेरॉल, ये बोन हेल्थ, हमारे हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करें टोकोफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हमारे मतलब स्किन में जो होते हैं फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स मतलब बहुत सारे आप देखे होंगे पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे सेल में डैमेज होने लगते हैं, तो उसको क्योर करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। प्रोटेक्ट सेल फॉर डैमेज, ठीक है, जो सेल हमारे डैमेज हो रहे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम विटामिन ई करता है। विटामिन के की बात करें तो फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन इनका केमिकल नेम है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है विटामिन के। ठीक है, तो ये यहाँ पे विटामिन ए डी ई के जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसके फंक्शन दिए गए हैं, केमिकल नेम दिए गए हैं, इसको आप आराम से टेबल वाइज लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन, अब यहाँ पे जो विटामिन है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, उसके आपके डिफिशियंसी डिसऑर्डर मतलब उसकी विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या है इसको देखते हैं। तो विटामिन ए, ऑलरेडी अभी आप केमिकल नेम देखिए रेटिनॉल, तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है रतौंधी इसको बोलते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आंखों की प्रॉब्लम होती है, और ड्राई स्किन, स्किन भी सूखे पड़ने लगते हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो कि जानते हैं आप। विटामिन डी हो गया कैल्सीफेरॉल, रिक्टेस, बच्चों में जो होता है रिक्टेस होता है, ठीक है, जिसको सूखा रोग कहते हैं, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है एडल्ट में होता है, जिसमें हड्डियां जो होती हैं वीक हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल। हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया बहुत तेजी से हमारे ब्लड का लॉस होता है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें लॉस हो जाता है, इसको हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से आयरन की एब्जॉर्प्शन, आयरन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और हेमोलाइटिक एनीमिया विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन के क्यों बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है, क्लॉटिंग और ब्लीडिंग प्रॉब्लम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यही कुछ जाहिर सी प्रॉब्लम, यही कुछ सारी डिफिशियंसी डिसऑर्डर है जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग प्रॉब्लम होता है। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा।
और बाकी चीजें आपको बस हाँ याद, ये सारी चीजें याद कर लेंगे। देखिए हम बहुत डिटेल्स में नहीं गए हैं, अभी भी विटामिन में बहुत सारी चीजें मिस हैं। जैसे जैसे आपके सोर्सेस, खाने से क्या चीज खाने से कौन से विटामिन मिलते हैं, ठीक है, हम उसको ऐड नहीं किए क्योंकि आपके एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता। सोर्सेस, डिजीज पूछा जाता है, केमिकल नेम पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बता देंगे क्योंकि अब ये आपका टॉप 20 सीरीज चल रहा है। बहुत ज्यादा डिस्कस करना हमारे हिसाब से अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है, ठीक। चलिए ओके, हो गया आपका विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये आपका कवर हो गया। जो विटामिन की क्लासिफिकेशन है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो दीज डिजॉल्व इन वाटर, नाम से पता चल रहा है कि ये वाटर में डिजॉल्व होंगे और नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, और हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। एंड मस्ट बी कंज्यूम्ड रेगुलरली थ्रू डाइट, और ये इसको मस्ट हो जाता है, मतलब अपने डाइट में इसको कंज्यूम करना मस्ट है, जरूरी है बहुत, ठीक है। जैसे इसमें जो आते हैं फैट सॉल्युबल में, सॉरी वाटर सॉल्युबल में जो विटामिन आते हैं वो विटामिन बी आते हैं, विटामिन सी आते हैं, विटामिन बी आते हैं और विटामिन सी आते हैं, जो कि आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, याद कर लीजिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी में पूरे कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है। आइए अभी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन बी की बात करें तो दीज विटामिन हेल्प एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन, ये जो विटामिन है ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिक वेरियस कई सारे फंक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। विभिन्न तरह के मेटाबॉलिक फंक्शन हो गए, एनर्जी प्रोडक्शन में ये मदद करते हैं, ठीक है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, ओके। अब इससे होने वाले जो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यही दूसरा क्वेश्चन था ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ये आपका इंग्लिश डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच दियर डिफिशिएंसी डिजीज। चलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इससे होने वाले डिजीज क्या क्या है, इसके फंक्शन क्या है, आइए चलिए इसको देखते हैं, तो आपका ये भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके मान लीजिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे भी विटामिन के बारे में पहले बताइएगा। विटामिन में आपको फैट सॉल्युबल विटामिन के बाद बताइएगा, उसके बाद तब वाटर, यानी कि डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को देखिएगा, क्वेश्चन कितना बड़ा पूछा जा रहा है। शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, लॉन्ग में पूछ रहा है तो आप इसको डिटेल्स में बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि लॉन्ग में आएगा ही नहीं, शॉर्ट में ही आएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की, तो यह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, ठीक है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो है, ठीक है, विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। आइए थोड़ा देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में, देखते हैं, फिर इससे होने वाले रोग के बारे में, डिजीज के बारे में देखेंगे। तो देखिए विटामिन बी1 है, इसको थायमीन बोलते हैं, थायामीन बोलते हैं, याद रखिएगा। विटामिन बी1 को थायामीन बोलते हैं। इसके फंक्शन क्या है, नर्व फंक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये हमारे बॉडी में नर्व फंक्शन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। विटामिन बी2 की बात करें तो रिबोफ्लेविन, विटामिन बी2 की बात करें तो रिबोफ्लेविन कहते हैं इसको। एनर्जी प्रोडक्शन हमारे स्किन में क्या करता है, स्किन के हेल्थ को मेंटेन करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और स्किन में हेल्प करता है। विटामिन बी3 क्या होता है, नियासिन होता है। विटामिन बी3 नियासिन होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, हेल्थ को डाइजेस्ट करने में, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। विटामिन बी5 होता है पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है, पैंथोथेनिक एसिड होता है, हार्मोन और एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक। बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। बी6 होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जो होता है ये आपके ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यूनो फंक्शन में मदद करता है, ठीक है, ब्रेन के डेवलपमेंट में, इम्यूनो फंक्शन में मदद करता है आपका क्या, बी6। विटामिन बी7 होता है बायोटीन, बायोटीन जो होता है हेयर, स्किन एंड नेल हेल्थ, ठीक है, हेयर के लिए, स्किन के लिए और नेल के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोटीन का लोग अलग से टैबलेट खाते हैं, पता है, उन्हें नहीं पता कि विटामिन बी7 ही होता है। कहीं ना कहीं अगर इनको सही से अच्छी चीजें खाया जाए, हरी सब्जियां वगैरह खाया जाए, तो जरूर हमें बायोटीन मिलता है, ठीक है। विटामिन बी9 की बात करें तो फोलिक एसिड, फोलिक एसिड होता है, जाहिर सी बात है आयरन की कमी के कारण डीएनए सिंथेसिस, आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन में, डीएनए सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फोलिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी12 जो होता है ये कोबालामीन, कोबालामीन होता है, नर्व हेल्थ, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, हमारे नर्व हेल्थ में और आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है कोबालामीन और फोलिक एसिड दोनों, ठीक है। तो ये थे आपके, ध्यान रखिएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसको आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो उसके बाद बात करें विटामिन बी के, ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप था, याद रखिएगा। उसके बाद विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसके क्या करता है, हीलिंग वाउंड, ठीक है, घाव को भरने में मदद करता है, कोलेजन फॉर्मेशन, इम्यूनिटी, ठीक है, कोलेजन फॉर्मेशन, ठीक है, हमारे कोलेजन फॉर्मेशन और इम्यूनिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए
कोलेजन फॉर्मेशन का मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो होता है हमारे स्किन में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है विटामिन सी। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है विटामिन सी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आप इसको देख लिए, यहाँ के फंक्शन देख लिए। अब चलिए इससे होने वाले डिजीज क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन, तो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कौन से, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उससे होने वाले डिजीज क्या है उसको आइए देखते हैं। तो विटामिन बी1 को थायमीन बोलते हैं, तो बेरी बेरी। ठीक है, कौन से रोग होते हैं, बेरी बेरी रोग होते हैं विटामिन बी1 से, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी1 से कौन से डिजीज होते हैं, बेरी बेरी होते हैं। ओके, विटामिन बी2 जो होता है राइबोफ्लेविन होते हैं, क्रैक्ड लिप्स एंड शॉर्ट टंग, मतलब क्या जो होते हैं, जो लिप्स होते हैं वो क्रैक्ड होने लगते हैं। ठीक है, जैसे देखते हो ना कि लिप्स जो होते हैं वो क्रैक्ड होने लगते हैं, और जो हमारे जीभ होते हैं वो क्या होते हैं, और खट्टे से लगते हैं। डर्मेटाइटिस या आई प्रॉब्लम, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है, एकदम चकत्ते जैसे पूरे रेड रेड कलर के दाने पड़ जाते हैं, तो डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और आई प्रॉब्लम, आंखों में भी प्रॉब्लम होती है विटामिन बी2 की कमी से, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी3 होता है नियासिन, ये भी प्लेग्रा, ये भी एक तरह का स्किन डिजीज होता है। ठीक है, इसमें भी स्किन में अजीब तरह से पूरे रेड रेड कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, ये भी स्किन डिजीज होता है, प्लेग्रा। विटामिन बी5 जो होता है पैंथोथेनिक एसिड जो होता है, फटीक और नम्बनेस, मतलब कहीं ना कहीं थकान। ठीक है, क्या होता है, हमेशा थकान फील होता है और हमेशा सुन्न, कभी भी होता है सुन्न जैसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से सेंसेशन नहीं हो पाता है बॉडी में। आप कहीं बैठे हैं, आपको लग रहा है कि अरे सुन्न कैसे हो गया, कहीं ना कहीं विटामिन बी5 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन की बात, जो विटामिन बी6 होता है, तो इनीमिया, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, ये स्थिति क्रिएट होती है। विटामिन बी6 में इनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है इसके, ठीक है, और डिप्रेशन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, विटामिन 6 को आपको लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन बी7 जो होता है बायोटिन, या हमारे हेयर लॉस। ठीक है, अगर विटामिन बी7 की कमी है तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी, स्किन रश की प्रॉब्लम होगी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की प्रॉब्लम होगी। हेयर लॉस में बालों का झड़ना, स्किन में प्रॉब्लम होगा, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, चलिए, विटामिन बी9 होता है फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं। जाहिर सी बात है विटामिन बी9 की कमी से क्या होता है, इनीमिया होता है, क्योंकि फोलिक एसिड होता है। विटामिन बी12 की बात करें कोबालामिन, तो इससे भी इनीमिया की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप देखिए जो हिमेटनिक्स होता है, हिमेटनिक्स के जो मेडिसिन होते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट, उसके साथ कहीं ना कहीं विटामिन बी9 और विटामिन बी12 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आयरन के लेवल को बढ़ाने के लिए बॉडी में। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्बी। ठीक है, स्कर्बी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, डिले बाउंड हीलिंग। ठीक है, गम्स में ब्लीडिंग आना, हमारे मसूड़ों में ब्लीडिंग आना ब्रश करते वक्त। ठीक है, और जो हमारे डिले बाउंड हीलिंग, घाव को भरने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी अगर है तो जो डिले मतलब बहुत देर में, बाउंड हीलिंग मतलब घाव को भरने में, जो हमें चोट लग जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, उसको भरने में टाइम लगेगा। तो ये कुछ आपके थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे ग्रुप, जितने भी विटामिन थे उसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको आप अच्छे से पढ़ चुके। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका क्लासिफाई विटामिन के क्लासिफाई देख लिए, वाटर सॉल्युबल, फेट सॉल्युबल, डिस्कस देयर फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर, फंक्शन भी देख लिए, डिफिशियंसी डिसऑर्डर देख लिए। अब देखिए डिस्कस द रोल ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी, एडीई के, ये भी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम और इसको बता दे रहे हैं कि आपको और कैसे लिखना है। अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अभी आपको बताया, जो जैसे बताया वही पूरे लिस्ट आप चार्ट बना दीजिएगा। दियर डिफरेंसी डिजीज, और इससे होने वाले जो डिजीज हैं उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं विटामिन फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर को, अगर आप ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आगे बताने जा रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। दो विटामिन इन आवर बॉडी, विटामिन ए, डी, ई, के, या विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ए, डी, ई, के, आप इसको भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है देखिए, सेम वही विटामिन से सब मिक्सअप लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम पूरा डिटेल्स में नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे विटामिन ये विजन के लिए मदद करता है, इसकी डिफिशियंसी भी हम यहाँ लिख दिए हैं कि क्या क्या उसकी कमी से होने वाला होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जिसको रतौंधी बोलते हैं। विटामिन डी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, और बोन्स को, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, रिक्टेस होता है बच्चों में, ऑर्थोमेलेशिया होता है एडल्ट में, जो भी बताए थे। यही सारे तो रोल हैं और डिजीज है। ठीक है, विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। डिफिशियंसी की बात करें तो मसल्स वीकनेस और नर्व प्रॉब्लम हो सकता है। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। डिफिशियंसी की बात करें तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाएगा विटामिन के कमी से।
ठीक है। विटामिन B1 जो थायमीन होता है, ये नर्व फंक्शन में मदद करता है। डिफिशियंसी की बात करें तो बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। और डिफिशियंसी की बात करें तो क्रैक्ड लिप्स या सोर टंग, देखिए लिप जो होते हैं क्रैक्ड हो सकते हैं, और जो सोर है वो क्या होंगे, सॉरी टंग है वो क्या होंगे, सोर हो जाएंगे। मतलब ये जो जीभ है हमारा वो क्या होंगे, खट्टे जैसे लगेंगे। विटामिन B3 जो नियासिन होता है, डाइजेशन में और स्किन हेल्थ में मदद करता है। डिफिशियंसी की बात करें तो प्लाग्रा हो गया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंटिया, ये सब कहीं ना कहीं स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है। स्किन की प्रॉब्लम, पूरे चकत्ते पड़ जाना, उसके बाद फफूद बन जाओ, सॉरी चकत्ते टाइप का रेड कलर का बन पड़ जाता है, ठीक है। उसमें पूरे लिक्विड बढ़ जाते हैं, कहते हैं छाला पड़ गया हो, उसमें यूज किया जाता है विटामिन B3, ठीक है। उसकी कमी के कारण ऐसा डिजीज होता है, ओके। विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड होता है, हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। ये डिफिशियंसी बात करें तो फटीग, थकान जैसा फील करता है, ठीक थकान जैसा फील होगा अगर विटामिन B5 की कमी होगी। विटामिन B6 की बात करें, पायरोडॉक्सिन, ये मदद करता है ब्रेन डेवलपमेंट में। डिफिशियंसी की बात करें तो इरिटेबिलिटी एंड एनीमिया, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा और आपके आयरन की भी कमी हो जाएगी बॉडी में अगर विटामिन B6 की कमी है। विटामिन B7 होता है बायोटिन, ठीक है। हेल्प इन हेल्थी हेयर एंड स्किन, हमारे हेयर को, हमारे बाल को, हमारे स्किन को क्या करता है, हेल्थी रखता है। डिफिशियंसी की बात करें तो हेयर लॉस एंड स्किन रेसेस, हेयर लॉस और स्किन रेसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। विटामिन B9 फोलिक एसिड होता है जो मदद करता है डीएनए बनाने में एंड आरबीसी के फॉर्मेशन में। डिफिशियंसी की बात करें तो एनीमिया एंड बर्थ डिफेक्ट, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, और बर्थ डिफेक्ट मतलब जो न्यू बेबी होते हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बर्थ में प्रॉब्लम आएगी। विटामिन B12 की बात करें कोबालामिन, तो हेल्प इन नर्व फंक्शन में मदद करता है एंड आरबीसी में मदद करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। अगर इसकी कमी की बात करें, इससे क्या डिफिशियंसी होगा, कमी अगर विटामिन B12 की कमी है तो इनीमिया और नर्व डैमेज, इनीमिया की प्रॉब्लम होगी और नर्व डैमेज हो सकता है। विटामिन B6 आप सभी को पता है कि वाउंड हीलिंग और इम्यूनिटी में मदद करता है, ठीक है। विटामिन B6 हमारे घाव को भरने में, ठीक है, इम्यूनिटी में मदद करता है। डिफिशियंसी की बात करें तो स्कर्बी, ब्लीडिंग गम्स या वीक इम्यूनिटी, ठीक है, हमारे गम्स मसूड़ी में ब्लड आना, इम्यूनिटी वीक हो जाता है स्कर्बी की वजह से। ये आपके रोल हम दोबारा बता दिए सारी चीजें कि आपके क्या रोल है। अब विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमें उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जितना आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए विटामिन से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पे, क्लासिफाई विटामिन, उसके डिस्कस फंक्शन डिसऑर्डर, रोल क्या था विटामिन का हमारे बॉडी में, उसको भी हो गए। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का पूरा आपको चार्ट बता दिए, उसके डिफिशियंसी डिसीज बता दिए, फंक्शन बता दिए, ओके। अब हो जाएगा ना, बिल्कुल कमेंट में बताइएगा अच्छे तरीके से कैसा लगा लेक्चर। आपके लिए जो नोट्स लेके आए हैं, बहुत मुश्किल से सारी चीजें मेहनत करके बनाना पड़ता है, तो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है, ठीक। चलिए, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। 11 भी आपका हो गया। एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, एंजाइम क्या चीज है, मैकेनिज्म आप उसके एक्शन को देखते हैं, ठीक। एंजाइम के बारे में देखते हैं और मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन देखते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है एंजाइम का, और फैक्टर्स क्या है, ठीक है, उसको प्रभावित करने का, एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, आइए देखते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होता है, अगर जनरली बात करें एंजाइम की तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का मेन काम क्या है। एंजाइम का सीधी सीधी बात यही कहें तो हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको बूस्ट कर देना, फास्ट कर देना, ठीक है। कैसे, तो एक्सीलरेटर का काम करता है, बाइक में एक्सीलरेटर का काम करता है। एक्सीलरेटर जैसे बढ़ा देंगे क्या करेगा, बाइक तेज चलने लगेगा, बस वही एंजाइम करता है। जो केमिकल प्रोसेस धीरे धीरे हो रहे होते हैं उसको क्या करता है एंजाइम, बूस्ट कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक है, यही तो है एंजाइम। आइए समझते हैं। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम जो होता है कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, मोस्टली प्रोटीन, ठीक है, आमतौर पर प्रोटीन। दैट एज ए कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित चीजें होती है, जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, मोस्टली प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन में, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, मोस्टली प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। दे स्पीड अप, देखिए वही बात लिखा है ना, दे स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, विदाउट बीइंग चेंज या यूज्ड अप इन द रिएक्शन, मतलब इसको बिना कुछ चेंज किए हुए, ठीक है, ये रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ओके। एंजाइम आर एसेंशियल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, एंजाइम जो है आवश्यक होता है विभिन्न लाइफ प्रोसेस के लिए। जैसे कि बात करें डाइजेशन, सभी को पता है डाइजेशन में भी एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिस्पायरेशन में भी एंजाइम रोल प्ले करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी एंजाइम रोल प्ले करता है, एंड बहुत सारे मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं
यहाँ एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस हो ही रहे होते हैं, चाहे जो ऑर्गन सिस्टम उठा लीजिए, सब में कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है और सब में कहीं ना कहीं एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, केमिकल प्रोसेस जो हो रहा होता है उसको बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे डाइजेशन वगैरह जल्दी होता है और जो एक्टिविटी होती है और भी फंक्शन के बहुत फास्ट होते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मैकेनिज्म ऑफ दियर एक्शन, तो आइए मैकेनिज्म ऑफ दियर एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से काम करता है हमारे बॉडी में, किस तरह से एक्शन देता है, रिजल्ट देता है, आइए इसको देखते हैं। द जनरल स्टेप ऑफ एंजाइम एक्शन आर डिस्क्राइब्ड बिलो, तो कुछ जनरल स्टेप है एंजाइम के, आइए देखते हैं वो क्या है, समझते हैं। तो पहला सब्सट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, सब्सट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। अब जो एक्टिव साइट है, देखिए एंजाइम में जो सब्सट्रेट होता है, सब्सट्रेट क्या होता है, सब्सट्रेट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो देखिए सब्सट्रेट क्या होता है, द मॉलिक्यूल अपॉन विच द एंजाइम एक्ट। ठीक है, एंजाइम के अनुसार क्या करते हैं, उससे बाइंड होते हैं। ठीक है, बाइंड होना का मतलब जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो सब्सट्रेट होते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम से एक्ट करते हैं। ठीक है, विच इज द एंजाइम एक्ट, एंजाइम से एक्ट करते हैं मतलब उसके साथ जुड़ जाते हैं। अभी आपको इमेज दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक्टिव साइट और सब्सट्रेट समझना जरूरी है, कैसे काम करते हैं, थोड़ा जूम करें तो दिखाएं आपको। देखिए ये आपका क्या है, सब्सट्रेट है और ये आपका एक्टिव साइट। तो आपके एंजाइम में देखिएगा जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट से सब्सट्रेट क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्टिव साइट से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसकी तरह काम करते हैं। बस इस बार देखिए इस तरह से हो जाते हैं जुड़ने के बाद। ओके, तो जो भी एक्शन देना होता है, ये मैकेनिज्म है कि कैसे आपका वर्क करता है। तो जो भी सब्सट्रेट होते हैं मॉलिक्यूल्स जिसको जरूरत होता है रिएक्शन को बढ़ाने की, तो यहाँ से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद जैसा एक्शन होता है उसके बाद फिर यहाँ से रिमूव भी हो जाते हैं हमारे बॉडी से। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। तो सब्सट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट, तो समझ में एक्टिव साइट क्या है, तो आइए देखते हैं। द एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड द एक्टिव साइट, एंजाइम के पास स्पेसिफिक भिन्न भिन्न रीजन होते हैं जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, सबके पास एक्टिव साइट है जिन एंजाइम में। अब ये वेट करता है कि कितने सब्सट्रेट हैं, जितने तेजी से रिएक्शन, जितना सब्सट्रेट है उसी से जो रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, वही तेज वो रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, डिपेंड करता है सब्सट्रेट पे, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स आके एक्टिव साइट से बाइंड करेगा फिर रिएक्शन क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। तो एंजाइम के पास स्पेसिफिक विभिन्न जो रीजन के एक्टिव साइट होते हैं। सब्सट्रेट क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल अपॉन विच एंजाइम एक्ट, जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जो एंजाइम एक्ट विच द मॉलिक्यूल अपॉन विच द एंजाइम एक्ट। ठीक है, जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, और बाइंड मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, अटैच होना होता है। तो अटैच हो जाते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट से। ठीक है, जो सब्सट्रेट होते हैं एक्टिव साइट से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, बस इसका कुछ सिद्धांत है उसको पढ़ लीजिए। द बाइंडिंग में फ्लो, ठीक है, द बाइंडिंग में फॉलो। अब कौन इस बाइंडिंग को क्या फॉलो किया गया, कौन फॉलो किया गया, देखते हैं। लॉक एंड की मॉडल, बचपन से पढ़ते आए हैं, लॉक एंड की मॉडल, ताला चाबी सिद्धांत। The substrate fit exactly into the enzyme active site, जो सब्सट्रेट होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एग्जैक्टली फिट हो जाता है एक्टिव साइट से। यही है ताला चाबी सिद्धांत। जैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये आपका थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखिए ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ताला चाबी को ना बनाइएगा लेकिन इसको बना लीजिएगा। जो आपका सब्सट्रेट है, अब देखिए ये आपका ताला जैसा है, और जो आपका एंजाइम है एक्टिव साइट, ये आप देखिए किस तरह से ताला चाबी जैसा है। ठीक है, ये आपका ताला, सॉरी एक्टिव साइट ताला जैसा है और सब्सट्रेट चाबी जैसा है। देखिए कितने ऐसे ऐसे मतलब इसका शेप है कि आराम से फिट हो जाएगा। जैसे नीचे देख रहे हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, पूरी तरीके से फिट हो गया। ठीक है, तो यही बोलते हैं ताला चाबी सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बहुत लॉक एंड की मॉडल। आराम से इसको डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एंजाइम के जरूर बनाइएगा, बिल्कुल आसान डायग्राम है, बन जाएगा। समझ में आया? यही चीज कह रहा है कि लॉक एंड की मॉडल, जो सब्सट्रेट होता है फिट हो जाता है, एग्जैक्टली फिट हो जाता है इनटू द एंजाइम एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट से। ठीक है, और इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है, इंड्यूस मतलब होता है द एंजाइम चेंज इट्स शेप स्लाइटली टू फिट द सब्सट्रेट मोर स्लगली। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, अब चेंज कर देता है अपने शेप को, हल्का सा अपने शेप को चेंज कर देता है। ठीक है, टू फिट होने के लिए सब्सट्रेट से, मोर स्लगली मतलब होता है आराम से। ठीक है, आराम से, तो मोर सगली अधिक मतलब कह सकते हैं मोर सगली, तो जो सब्सट्रेट होता है वो आराम से फिट हो जाता है अगर एंजाइम थोड़ा सा अपने शेप को चेंज कर लेता है। जैसे दिखाएं, अब देखिए ताला चाबी वाला सिद्धांत देख लिए, सब्सट्रेट था, यहाँ पे आप देखिए इंड्यूस मॉडल में सिंपल यही चीज है, सब्सट्रेट है, ये एक्टिव साइट है। अब जैसे ही देखिए इसका शेप कैसा है, इसका कैसा है, हल्का, लेकिन जैसे ही जब बाइंड होने होता है ना, हल्का सा शेप चेंज कर लेता है, आराम से एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिट बैठ जाता है उसमें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस मॉडल। ओके,
बहुत अच्छा, दोनों समझ लीजिए। एक है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल, दोनों को समझ लीजिएगा। बहुत इजी है, दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से नंबर मिलेंगे अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला आप मॉडल देख लीजिए कैसे किस तरह से जो एंजाइम है इसका कैसे मैकेनिज्म है। जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बस एक्टिव साइट से बाइंड कर जाते हैं और एक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब रिलीज या प्रोडक्ट देखिए, बाइंड होने के बाद रिलीज भी तो होंगे, जाहिर सी बात है रिलीज होंगे तभी तो वर्क होगा। अब देखिए बाइंड हो गया, अब रिलीज भी होंगे। रिलीज कैसे? आफ्टर द रिएक्शन होने के बाद द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, तो प्रोडक्ट होगा एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, द एंजाइम रिमेन अनचेंज एंड इज फ्री टू कैटालाइज अनदर रिएक्शन साइकिल, लेकिन एंजाइम में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट आपका बाइंड है और रिलीज हो गया तो एंजाइम रिमेन अनचेंज, एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इज फ्री टू कैटालाइज अनदर रिएक्शन साइकिल। ठीक है, अब ये जो कैटालाइज है फिर से मतलब ये रिएक्शन साइकिल करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं हम, देखिए ये आपका मेन एंजाइम हो गया, एक्टिव साइट से बाइंड किया, एक्टिव साइट से सब्सट्रेट जो मॉलिक्यूल था, ठीक है, बाइंड करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स आप देखिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर कह रहे हैं ये भी डायग्राम बहुत इजी है, टफ होता तो हम कहते हैं ना मत बनाइए, लेकिन आसान है, बिल्कुल बना लीजिएगा। ठीक है, तो बाइंड किया, उसके बाद फिर देखिए बाइंड होने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स मतलब एक ग्रुप समूह बना दिया। उसके बाद यहाँ से रिलीज भी होगा प्रोडक्ट जब रिलीज हुआ तो एंजाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए एंजाइम सेम ऐसे है, ये फिर से तैयार है अलग जो आपके सब्सट्रेट है उससे बाइंड होने के लिए। ठीक है, तो यही आपसे कहना चाह रहा था, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, यही दो है जिसको आप याद कर लीजिएगा। पहला आपका है सब्सट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट और दूसरा आपका रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यही मैकेनिज्म आप एक्शन में बता दीजिएगा डायग्राम के साथ, काफी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया आपका, एंजाइम क्या होता है, फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, तो उसको आगे देख लेते हैं। फैक्टर इफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी की बात करें कि एंजाइम को प्रभावित करने वाले, एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर, ठीक है, तापमान। एंजाइम वर्क बेस्ट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम जो है बहुत अच्छा काम करेगा एक अच्छे टेम्परेचर में। ऑप्टिमम मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छे टेम्परेचर पे एंजाइम अच्छा काम करेगा। ठीक है, लेकिन टू हाई या टू लो टेम्परेचर कैन रिड्यूस एक्टिविटी या फिर डीनेचर द एंजाइम। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जा रहा है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जा रहा है तो कैन रिड्यूस एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देगा, या फिर एंजाइम का जो है प्रॉपर तरीके से कह सकता है डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो नेचर है जिस तरह से काम करना वो नेचर कम कर देगा, तो उसको डीनेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा क्या प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा पीएच है। ईच एंजाइम हैज एन ऑप्टिमम पीएच, प्रत्येक एंजाइम के पास एक अच्छे पीएच होते हैं। ठीक है, एक ऑप्टिमम कह सकते हैं कि एक अच्छे पीएच होते हैं। इफ द पीएच इज टू एसिडिक, यदि पीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, या फिर टू बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक क्षारीय हो जाता है, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, घटने लगेंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो यही छोटा पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिए। एंजाइम कंसंट्रेशन, एक एंजाइम के कंसंट्रेशन की बात करें तो मोर एंजाइम कैन स्पीड अप ऑफ द रिएक्शन इफ एनफ सब्सट्रेट इज प्रेजेंट, तो मोर एंजाइम कैन स्पीड अप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अधिक से अधिक एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, बढ़ाते हैं, जैसा कि एंजाइम का कैरेक्टर होता है, अभी बताए थे आपको। इफ एनफ सब्सट्रेट इज प्रेजेंट, वही बताया था जितने सब्सट्रेट प्रेजेंट होंगे, जो मॉलिक्यूल हैं जो प्रेजेंट होंगे तभी तो एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, और तभी क्या करेगा, इस जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको स्पीड अप उसको बढ़ाएगा। ठीक है, उसको स्पीड अप करेगा, उसको बूस्ट करेगा। एंजाइम कंसंट्रेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि जो जितने ज्यादा एंजाइम होंगे, ठीक है, कैन स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, यदि इनफ सब्सट्रेट इज प्रेजेंट, यदि इनफ जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट रहे तब। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है, इनहिबिटर। आप लोग कई क्लासिफिकेशन में इनहिबिटर का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इनहिबिटर क्या करता है, जैसे आप देखिए थे, अभी आप पढ़े थे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में, उसके क्लासिफिकेशन में एसीई इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर मतलब क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर ये रिलीज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, बीपी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ एंटी हाइपरटेंसिव में हम इनहिबिटर देते हैं। इनहिबिटर का काम करता है, ये जो एजी इनहिबिटर होता है इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसको रोक देगा। जो रोक देगा तो ब्लड प्रेशर जो हमारा हाई है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं इनहिबिटर्स दैट स्लो डाउन या स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी।
ठीक है। जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन, बहुत धीमे कर देंगे या उसको रोक देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे एंजाइम से होने वाली जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इनहिबिटर्स भी आपके इफेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर्स, दीज आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। और जहां पे हमें एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाना हो तो वहां पे एक्टिवेटर्स देते हैं। एक्टिवेटर के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो बस यही थे भैया आपके कुछ फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। टेम्परेचर हो गए, पीएच हो गए, एंजाइम कंसंट्रेशन हो गए, ठीक है, इनहिबिटर्स हो गए या एक्टिवेटर्स हो गए, ये सब कुछ प्रभावित करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। जाहिर सी बात है, इनहिबिटर क्या करता है, सोचिए एंजाइम को रोक देता है, एक्टिवेटर एंजाइम को बढ़ा देता है, तो बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं ना। यही सारी चीजें थी जिसको आप आराम से याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो काफी इजी नोट था, यही मैकेनिज्म आप एक्शन में डायग्राम बना लीजिएगा सारे, बहुत टफ नहीं है, आराम से इसको लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज में। ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में जो हम आगे के लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा होपलेस नहीं होना है, आप सभी लोग अच्छे से पास हो, यही मेरी दुआएं हैं, और जरूर पास होंगे। बाकी कोई डाउट हो तो आप, मेरा इंस्टा आईडी है adit3.official, इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ्री टाइम में हम रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।